गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने कंसंट्रेशन ऑफ सेल के बारे में बात कर लिया था, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन भी देख लिए थे, उसके वर्किंग वगैरह भी देख लेते, कैसे नस्ट इक्वेशन में हम नस्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन सेल में, वो भी हमने देख लिया था। हमारे पास टू टाइप्स के बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सेल थे, है ना, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा क्या था आपका इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में हमने क्या देखा कि वहाँ पे आपका क्या हो, मेटल सेम हो लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो आपका डिफरेंट हो, ठीक है। दूसरे वाले इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन में हम क्या देख रहे थे कि गैस का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है लेकिन प्रेशर को हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो आपका ईएमएफ पे जो चेंजेस आ रहे थे उसके बारे में हमने देख लिया था और उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे, नर्स इक्वेशन भी पुट करके हमने देख लिए थे, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में, कि जब हम दो या दो से अधिक हाफ सेल को कंबाइन करेंगे तो जो नया हाफ सेल बनेगा उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में या सेल के जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यहाँ पे कि व्हेन टू और मोर हाफ सेल, when two or more half cell reactions are combined to form a new half cell, to form a new half cell, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं न्यू हाफ सेल। इसको हम एग्जाम्पल के साथ एक लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे कि Fe3+ एक्वस लिया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बन गया आपके Fe सॉलिड, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और इसका ईएमएफ क्या है, E1 E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1, ठीक है। दूसरे हम बात करेंगे Fe2+ एक्वस, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है आपका Fe सॉलिड, ये भी Fe सॉलिड बन जाएगा। और यहाँ पे है ना E2 नॉट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए न्यू, है ना, Fe3+ एक्वस का, ठीक है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाते हैं, Fe2+ एक्वस, ठीक है। हमें इसका ईएमएफ चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका हमें चाहिए, ठीक है। अब ये तो दोनों ही हाफ सेल हैं, ठीक है। तो दोनों ही हाफ सेल हैं, इन दोनों हाफ सेल को हम यूज़ करके या कंबाइन करके, सेपरेट करके, ऐड करके हमें क्या चाहिए, Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके Fe2+ का, इस वाले इक्वेशन का हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, थर्ड वाले इक्वेशन को, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन, है ना, ये थर्ड इक्वेशन है और ये सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम भी यही सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ई आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ई क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हमने पहले ही देखे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जो कि आपके यहाँ पे साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, या फिर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जब ये चीज़ें साइज और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते, तो ये वाला जो इक्वेशन है हम ऐसे इक्वेशन नहीं लगा सकते। मीन्स कहने का मतलब हमें E03 चाहिए, तो E2 नॉट माइनस E1 नॉट नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये आपका आंसर क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐसे डायरेक्टली अगर ऐड नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के थ्रू से हम इसको निकालने के या डील करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, डील करने की कोशिश। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि डेल्टा जी इक्वस टू क्या, -NFE नॉट, ठीक है। यही तो आपका क्या है, डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यही इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने बताया था कि डेल्टा जी बाई एन, है ना, डेल्टा जी बाई एन एफ, है ना। तो यही आपका क्या है, ये एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव आपका ये क्या हो गया, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। ई नॉट आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसी फॉर्मूले को हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे डील करेंगे कि डेल्टा जी तो हमें पता है, डेल्टा जी तो क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्यों नहीं हम क्या करें कि डेल्टा जी निकाल लें, हर एक इक्वेशन का डेल्टा जी निकाल लें। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसके लिए अगर डेल्टा जी निकालेंगे तो हमें तो यहाँ तो ई नॉट तो फाइंड कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो पहले इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालिए, है ना।
पहले इक्वेशन के लिए डेल्टा जी, तो अगर यहाँ पे डेल्टा जी निकालेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या, माइनस एन एफ होता है, तो माइनस एन, तो एन नेट सेल, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इस वाले इक्वेशन में कितने 3, तो माइनस क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस क्या होगा आपका 3 एफ, और इसके लिए क्या है E1 क्या है आपका ई नॉट, E1 नॉट है, ठीक है। क्लियर है, ये आपका डेल्टा जी 1 आ गए। इसी तरह से हम दूसरे की बात करते हैं डेल्टा जी 2 के बारे में। तो डेल्टा जी 2 इक्वल्स टू बताइए क्या होगा आपका 2 माइनस का 2 है ना, एफ ई नॉट 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए थर्ड इक्वेशन के लिए, तो थर्ड इक्वेशन तो हमें E3 नॉट निकालना ही है, तो कोई बात नहीं, इसको भी आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ना, ये चीज़ें आप साइड में लिख लेना, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो डेल्टा जी 3 हम लिखते हैं, डेल्टा जी 3, डेल्टा जी नॉट 3 लिख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 1, तो माइनस 1 एफ ई नॉट 3, तो हमें निकालना है E3, कोई बात नहीं, पहले हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि डेल्टा जी 3, डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल्स टू डेल्टा जी 1 माइनस डेल्टा जी 2, नहीं 2 माइनस 1 करोगे तब आएगा आपका, ठीक है। एक बार आप करके देख लेना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस करके देख लेना कि इक्वेशन 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लीजिए सारी वैल्यू, क्या आप वैल्यू पुट करें, डेल्टा जी नॉट 3 का वैल्यू क्या है माइनस 1 एफ, ठीक है, ई नॉट 3 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 2, तो डेल्टा जी नॉट 2 का वैल्यू कितना है आपका माइनस 2 एफ माइनस 2 एफ ई नॉट 2 माइनस का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस 3 एफ E1 नॉट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार डेल्टा जी 2 माइनस 1 करने से होता है या 1 माइनस 2 करने से होते हैं, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि Fe3 प्लस चाहिए, ठीक है। तो अच्छा Fe3 प्लस अगर चाहिए तो Fe3 प्लस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो Fe2 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपके देखो, अगर मैं फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करूँगा तो Fe3 प्लस माइनस Fe2 प्लस होगा, थोड़ा सा समझो, ठीक है। माइनस का हो जाएगा इक्वस टू Fe सॉलिड और Fe सॉलिड ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाले टर्म इधर आ जाएगा। तो हमें चाहिए ही क्या Fe3 प्लस इक्वस टू क्या होगा Fe2 प्लस, और यहाँ पे 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा Fe1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा, 1 में से 2 करना पड़ेगा, है ना, डेल्टा जी 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये हम उल्टा कर लेंगे, फिर आंसर हमारा उल्टा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जी 1 नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट, समझ में आया, ठीक है। तो डेल्टा जी 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे -3f, है ना, ई नॉट 1 माइनस डेल्टा जी 2 का वैल्यू कितना आपका माइनस का 2fe2 नॉट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, -1 तो रहने दो, है ना, Fe3 नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस को माइनस, चलो माइनस लिख लेते हैं, F3Fe1 नॉट प्लस लिख लें 2Fe2 नॉट, ठीक है। देखो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर लें, तो माइनस माइनस कैंसिल करते यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, और F देखो F सब में कॉमन है तो F कॉमन लेके हम हटा लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा E3 नॉट का वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा आपका E, है ना, 3 क्या आएगा 3E1 नॉट, ये वाला टर्म माइनस का 2E2 नॉट, ये आपका आंसर होगा। अगर हम डायरेक्टली हम ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता हमारा, वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि कभी भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या EMF, है ना, ये आपके क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, इसको कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं करने हैं, ठीक है, इसको कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं करने। समझ में आई बात, ठीक है। चलो अगर ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चंस आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है। चलो एक सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, इफ़, ठीक है, इफ़ ई नॉट ए यू प्लस ए यू, ठीक है, ए यू प्लस ए यू इज कितना है आपका 1.69 वोल्ट एंड ई नॉट ए यू 3 प्लस, है ना, ए यू प्लस से ए यू हो गया, अब यहाँ पे क्या है ए यू 3 प्लस से ए यू एज, ठीक है, कितना है आपका 1.40 वोल्ट। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है आपका ई ए यू ई नॉट ए यू 3 प्लस से क्या कैलकुलेट करना है ए यू प्लस, ठीक है, विल बी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 0.19 वी, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2.945 वी, थर्ड ऑप्शन है आपका 1.255 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है, नन है। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पहले आप इक्वेशन को लिखिए, क्या इक्वेशन लिखना है, ठीक है, पहले क्या कीजिए आप इक्वेशन को लिखिए, पहले इक्वेशन जो दिए हुए हैं वो इक्वेशन लिखिए। क्या है पहला इक्वेशन आपका, ए यू से कहाँ जा रहा है आपका, ए यू प्लस से ए यू में, तो ए यू प्लस से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बन रहा है आपका ए यू सॉलिड बन रहा है। क्लियर है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ ताकि मैं एक ही पेज में कर सकूँ। तो क्या हो रहा है आपका ए यू प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहे हैं आपके ए यू सॉलिड, ठीक है। दूसरा इक्वेशन लिखे यहाँ पे ए यू 3 प्लस से, है ना, गेन इलेक्ट्रॉन गेन करके कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका ए यू प्लस बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले इक्वेशन में, अच्छा ए यू प्लस 3 से आपका क्या बन रहा है आपका ए यू हो रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ए यू सॉलिड हो गए। तो आपको जो चाहिए है ना, किसका EMF चाहिए, ए यू 3 प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन, ए यू 3 प्लस से ए यू प्लस में चाहिए। तो इक्वेशन यहाँ पे 1 हो गया और इक्वेशन यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गए। तो बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए 3 से 1, क्या चाहिए हमें 3 से 1 चाहिए। तो 3 से 1 चाहिए, तो क्या मैं इक्वेशन 2 को 2 माइनस 1 कर लूँ, तो 2 माइनस 1 करते ही आपका क्या हो जाएगा ए यू 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर आपका क्या बन जाएगा ए यू प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ई को हम डायरेक्टली यहाँ पे E2 माइनस E1 नहीं कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, E2 माइनस E1 करते ही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा जी के फॉर्म में लिखना है। डेल्टा जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बोलिए, कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा माइनस NF होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला कि इसके लिए जो डेल्टा जी होगा डेल्टा जी 1, तो क्या होगा माइनस NF, तो माइनस 1 N हो गए और F हो गया, और E कितना है आपका 1 पॉइंट, E की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है, E1 नॉट। दूसरे वाले के लिखे तो डेल्टा जी नॉट 2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा आपका 3 माइनस 3 F E2 हो जाएगा, ठीक है, E2 नॉट हो जाएगा। अब उसके बाद लिखे E डेल्टा G3, तो डेल्टा G3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो माइनस 2, है ना, F E3 नॉट, हमें E3 तो चाहिए ही, ठीक है। चलिए तो यहाँ से डेल्टा G3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फाइनली, डेल्टा G3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे कि डेल्टा G2 माइनस G1, डेल्टा G2 माइनस Tg1 नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्म वैल्यू आएगा बताइए कि पहले इसमें लिखिए माइनस 2F E3 नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे डेल्टा G2, तो माइनस 3F E1 नॉट माइनस का, ठीक है। तो माइनस यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस लिख लें, ठीक है, प्लस 1 का तो 1F E1 नॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे F कैंसिल हो जाएगा, F यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, F कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हमें माइनस 2F 2 E3 तो हमें चाहिए ही,
है ना। E03 तो चाहिए हमें, एक सेकेंड, ठीक है, E3 तो हमें चाहिए, है ना। तो -3E1 प्लस का, है ना, यहाँ पे E2 हो जाएगा ना, क्योंकि, और यहाँ पे ये E2 हो गया, ये आपका E1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए सबका। तो वैल्यू पुट करते ही आपका जो आंसर आ जाएगा, चलो पहले एक बार पुट कर लेते हैं, -3E2 तो E2 आपका कितना है 1.4, E2 कितना है आपका 1.4, ठीक है। तो 1.4 प्लस का E1 है आपका कितना है 1.69, तो E1 कितना है आपका 1.69, ठीक है। तो 1.69 माइनस कितना हो गया 14 कितना हो गया 42, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का कर लीजिए, कितना हो गया आपका यहाँ पे 1.69 है ना। तो अच्छा 1.69, तो यहाँ पे वैल्यू जो आपका डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे भी है, ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे -2E03 हो जाएगा, ठीक है। तो E3 का जो वैल्यू है आपका वो आपके 1.255 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होगा माइनस में आएगा, तो जब ये वाली वैल्यू माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो फॉर ये जो आपका E3 आपका डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, और भी एक क्वेश्चंस कराते हैं, चलो ठीक है रहने देते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा, ये चीज़ समझ में आ गया है ना, कि हमें सीधा सिंपल सी है कि हमें डायरेक्टली आंसर देने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करने दे, या 2 इक्वेशन दे या 3 इक्वेशन दे, कितने भी हाफ सेल के इक्वेशन दे, उस हाफ सेल को देख के हम डायरेक्टली ई को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमें किसके टर्म में लिखना है डेल्टा जी के। डेल्टा जी मीन्स कहने का मतलब हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में डील करने हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, ये बताएं सुनो पहले। जैसे बात करता हूँ मैं, जैसे Cl2 यहाँ पे नोट लिख लेना, ठीक है। अब देखो Cl2 है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करते हैं आपका 2Cl माइनस बन जाता है, ठीक है। 2Cl माइनस, इसका E0 कितना हो गया आपका 1.23 वोल्ट, है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। इसी इक्वेशन को हम ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे कि हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बने आपके Cl माइनस बन गए, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका E0 कितना होगा, इसका E0 कितना होगा, बताइए कितना होगा इसका E0। हमने क्या किया, हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट इक्वेशन का आपका जो EMF का वैल्यू है आपका 1.23 वोल्ट है ना। हम दूसरे इक्वेशन के पूछ रहे हैं, तो दूसरे इक्वेशन का क्या आंसर होगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने 1/2 से, मीन्स कहने का मतलब 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो सर आप EMF को भी क्या करो 2 से डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि EMF जो है आपका क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। बिकॉज तो इसका वैल्यू क्या होगा E2 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वही सेम टू सेम हो जाएगा। सेम टू सेम कहने का मतलब हो गया कि 1.23 वोल्ट। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखे थे कि EMF में जो आपका सेल रिएक्शन है, उस सेल रिएक्शन में अगर आपने किसी भी डिजिट से या किसी भी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया है तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होते। किसके वैल्यू में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ EMF इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलो अब देखो ये फर्स्ट पार्ट में जो हम सेल वाले पढ़ रहे हैं ये लगभग हमें ख़त्म होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे ना। सेकंड हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट होने वाला है और सेकंड पार्ट हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक। अब देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी आ गए, तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल,
ठीक है। चलो, थर्मोडाइनमिक्स में एक हमने इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा थे कि डी जी इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, एस आपका क्या एंट्रोपी है, जी गिब्स फ्री एनर्जी है, वी क्या आपका वॉल्यूम, पी प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसको नहीं पता है ना, जिसको जो मेरे से थर्मोडाइनमिक्स पढ़े उसको तो पता ही होगा ये इक्वेशंस कहाँ से हैं, जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस एज्यूम करना है कि ये इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होता है आपका, होता है इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन होते हैं जो थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर। जब एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो प्रेशर होगा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। डी जी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस एस डी टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जी को रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा आर जी से, क्योंकि जी है ना, जी का हम कभी भी जी का वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, डेल्टा जी की वैल्यू। उसी तरह से हम क्या, एस का वैल्यू, एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम उसका चेंज निकालते हैं, एंट्रोपी कितना एंट्रोपी है वो नहीं निकालते हम, कितना चेंज इन एंट्रोपी वो चीज़ हम निकालते हैं। ठीक है, और आर फॉर रिएक्शन, ठीक है, ये आपका जी होगा, है ना। ठीक है, चलो, तो ये वैल्यू आप जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू इसमें आप पुट करिए, डेल्टा जी के जगह पे क्या लिखेंगे, डी डेल्टा आर जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर एस, ठीक है, डॉट डी टी, यही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से डेल्टा आर एस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से डेल्टा आर एस का वैल्यू निकालिए, डेल्टा आर एस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डेल्टा आर जी डी डेल्टा आर जी बाई क्या होगा आपका डी टी। ठीक है, तो डेल्टा, हाँ ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ हमें लिखना है, देखो यहाँ पे क्या कि फॉर अ सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है, किसके लिए, हमें सेल रिएक्शन के लिए। तो सेल रिएक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे, है ना, फॉर अ सेल रिएक्शन, फॉर अ सेल, तो फॉर अ सेल के लिए क्या होगा, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ये लिखेंगे माइनस एन एम एफ ई सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा कि ई एन एफ जो है आपका यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या कि डेल्टा आर जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल है। ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल है, तो ई सेल को हम यहाँ पे डेल्टा जी, ये डेल्टा आर एस हो गया, तो डेल्टा आर एस को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि माइनस डेल्टा आर जी। ठीक है, तो ये वाले टर्म को डेल्टा आर जी की जगह पे, है ना, ये डेल्टा आर जी है, तो डेल्टा आर जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर एस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर एस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस डेल्टा आर एस बाई इंटू इंटू क्या लिखेंगे, डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा आर एस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, एन एफ ई सेल बाई डी टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गया, ये वाले इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से जो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, ये डेल्टा आर एस का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, है ना, आर फॉर रिएक्शन हो गया, तो डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे लिख लीजिए चेंज, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एन तो आपको पता है, एफ भी पता है। अब देखो मेन जो है ई सेल बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, डी, है ना, ई सेल, यहाँ पे ई सेल, यहाँ पे डी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे डी लिख लो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, डी टी, ठीक है, डी, चलो, तो यहाँ डी ई सेल का मतलब, यहाँ पे डी टी का मतलब क्या होता है कि इस टेम्परेचर का मतलब, यहाँ जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये जो टेम्परेचर है आपका, इस टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर बदलने पर जो ईएमएफ में, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कितना चेंज होगा। ठीक है, इस जो ये जो कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये वाले पूरा टर्म डी ई सेल बाई डी
टी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर बदलने पे ईएमएफ का कितना चेंज होता है, ईएमएफ का कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखिए पहले, समझ में आ गया? तो इसको यहाँ पे पहले, ठीक है, तो अच्छे से लिखिए, डी ई सेल बाई डी टी, डी ई सेल बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखिए, ये क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके बारे में लिखिए कि क्या है ये, इट एक्सप्लेन the variation of EMF with temperature, ठीक है, वेरिएशन ऑफ EMF विथ टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डेल्टा आर एस हो गया, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे डी ई सेल बाई डी टी, ठीक है, इसके हम बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। डी ई सेल बाई डी टी, ठीक है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकते हैं। दूसरा डी ई सेल बाई डी टी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। देखो क्या कि अगर टेम्परेचर के बारे में हम बात करें, है ना, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या वैल्यू में चेंजेस होंगे, मीन्स ईएमएफ में क्या चेंजेस होंगे। टेम्परेचर, अगर दोनों केस में अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, ठीक है, डिक्रीज भी करेंगे तो भी आप वहाँ से पहले हम इंक्रीज वाले बता देते हैं, डिक्रीज वाले आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और डेल्टा ई सेल आपका जीरो भी हो सकता है ना, ईएमएफ आपका जीरो भी हो सकता है। चलो यहाँ पे बात करते हैं कि डे ई सेल बाई डी टी, है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये वाले ग्रेटर देन ज़ीरो कब पॉसिबल होगा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो ग्रेटर देन ज़ीरो कब होंगे, जब आपका ई सेल क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। समझ में आ रही कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ईएमएफ ऑफ सेल को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, जब तभी आपका ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे ई सेल जो है, अगर ई सेल इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, इसी तरह से आप टेम्परेचर को डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इंक्रीज वाले टर्म को हमें याद रखना, ये चीज़ समझ में आ गया क्या कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, है ना, अगर मुझे वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ईएमएफ ऑफ सेल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature EMF of cell increases, ठीक है, EMF of cell increases। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और ये वैल्यू अगर चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए, तो आपको EMF ऑफ सेल भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर EMF ठीक है, EMF ऑफ सेल डिक्रीजेस, ठीक है, EMF ऑफ सेल डिक्रीजेस। तो ये सब थे आपके एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने पढ़ लिया नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे एंड होते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईएमएफ पे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ना फर्स्ट हाफ का। क्लियर है ये सब सारी चीज़ें, है ना, कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसको लिख ही लो, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग, क्योंकि ये हम बातें कर चुके हैं तो बस थोड़ा सा एक कलेक्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। पहला क्या है आपका फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड।
अगर आप मान लो कि आपने इलेक्ट्रोड अलग अलग ले लिए, कॉपर के अलग ले लिए या जिंक के अलग ले लिए, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, आपका ईएमएफ क्या होगा, आपका डिफरेंट हो जाएंगे। तो पहला लिख लो आप नेचर ऑफ, हमने इसके भी कर लिए हैं, अलग अलग मेटल ले लिए, फिर गैसेस वगैरह ले लिए ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर आपने कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दिए तो भी आपका क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल अलग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, तीसरी सॉरी, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर हमने चेंज करके देखे थे किसमें, कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल में जब हम दूसरा मेथड पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन, है ना। तो वहाँ पे हमने प्रेशर क्या किया था, जब हाइड्रोजन के केस में गए थे तो हम वहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे थे, मींस गैस के केस में हमने प्रेशर डिफरेंट ले रहे थे, कंसंट्रेशन सेम कर रहे थे। तो उस वाले केस में भी आपका ईएमएफ जो होगा वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो प्रेशर ऑफ क्या होगा आपका गैस, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आपका क्या है, हमने टेम्परेचर भी देख लिया। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है ना, जो आपका ईएमएफ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा एंड हो गया है ना, ये चैप्टर एंड नहीं हुआ, ये फर्स्ट हाफ एंड हुआ है। सेकेंड हाफ हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होंगे, क्या उसके क्या काम है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।